नमस्कार। आज हम कैपिटल गेन हेड के अंदर कैसे टैक्स प्लानिंग करके हम टैक्स को रिड्यूस कर सकें, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी वी शुड नो अबाउट द एग्जम्पशन, डिडक्शंस, रिबेट्स, reliefs available in the Income Tax Act. In that sequence, there are certain exemptions are available under capital gain head, लेकिन उन exemption का benefit आपको तभी मिलेगा जब आप उन exemption के rules and regulation के according आप अपने capital gain के transactions को करते हैं। यानी जब भी capital asset को बेची जाए या खरीदी जाए तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि जो कैपिटल गेन के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अंदर कई जगह टाइम लिमिट्स भी दे रखी है, तो हमें उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें सेल करना होगा, तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दो बातें आपको आज हमसे बताएंगे हम कि ऐसे कौन कौन सी एग्जम्पशंस यहाँ अवेलेबल है जिसकी वजह से हम कैपिटल गेन का ले सकते हैं। और दूसरी जो हम बात करेंगे कि सेक्शन 47 कैसे आपको हेल्प कर सकता है टैक्स को बचाने के लिए, ये दो बातें आज हम करेंगे। देखिए, जो एग्जम्पशंस अवेलेबल जो हैं एग्जम्पशंस, वो एग्जम्पशंस यहां दो तरह की होती है कैपिटल गेन के अंदर। एक तो होती है विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी आपने कोई कैपिटल एसेट सेल की एंड यू आर गेटिंग द गेन, आपको कोई गेन हुआ है तो वो गेन पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी आपको फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है विद इन्वेस्टमेंट। विद इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आपने कोई कैपिटल एसेट बेची है, उससे जो इनकम अर्न हुई है उसको आपको इन्वेस्ट करना होगा, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यदि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेक्शन 1033 अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 1036 अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 1037 अट्रैक्ट होता है। और यदि हम विद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 54 लगता है, सेक्शन 54B लगता है, सेक्शन 54D लगता है, सेक्शन 54EC लगता है और 54EE लगता है। फिर आपका सेक्शन 54F लगता है, 54G आता है और 54GA आता है। ये कई सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको एग्जम्पशन मिलता है। अब देखिए, थोड़ा सा इनकी मैं ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि आपको प्लानिंग करने में आसानी हो। सेक्शन 1033 क्या कहता है? एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ US 64। US 64 यूनिट से बेचने से यदि कोई आपको बेनिफिट होता है तो एंटायर बेनिफिट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1033। तो जब भी आप कैपिटल गेन आपका US 64 है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन सेल इट और सेल करने से आपको जो बेनिफिट होगा पूरा एग्जम्प्ट होगा। 1037 देखो, 1036 के लिए शेयर्स के लिए है, लेकिन आप पहले 1036 देख लेते हैं। 1037 जो है वो है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यदि गवर्नमेंट ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया है और कंपल्सरी एक्विजिशन किया है तो उस केस के अंदर आप उससे 2 साल पहले वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं तो पूरी तरह एग्जम्प्ट होगा। यानी यह कंपल्सरी जो एक्विजिशन हो रहा है वो कंपल्सरी एक्विजिशन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का होगा। और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप 2 साल तक, यानी ट्रांसफर की डेट से 2 साल पहले तक वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपका एग्जाम पूरा का पूरा एग्जाम का जितना भी आपको बेनिफिट हो रहा है और ये कंपनसेशन जो आपको मिल रहा है वो कंपनसेशन की जो प्राइस है वो या तो आपका RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके आपको भेज देती है या गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया है तो उस केस के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 1036 के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर का है, तो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैं इसको डिलीट करूं, उसकी जगह सेक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इसमें 1 मार्च 2003 से 1 मार्च 2004 के बीच के ट्रांजैक्शन की बात करता है, जो स्पेसिफिक हो जाता है तो जनरल नहीं है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एग्जम्पशन दोनों सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।
अब ये सेक्शन जो लिखे हैं उसमें सेक्शन 54 मैंने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। मैं थोड़ा ब्रीफिंग आपको कर देता हूं ताकि हम आगे समझ में आ जाए कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशंस आपको पता होगा तो ही तो आप टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। तो सेक्शन 54B क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड आप ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने से जो पैसा आया है उसको वापस एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो सेक्शन 54B में एग्जम्पशन मिलेगा। तो जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड सेल करें तो कीप इन योर माइंड कि हमें वापस नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी चाहिए और एग्रीकल्चर लैंड परचेज करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो पहला एग्जम्पशन आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन भी इतनी सी है कि ट्रांसफर की डेट से 2 साल पहले तक वो अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड यूज होनी चाहिए, या तो खुद यूज करें या उसके पेरेंट्स यूज करें। यानी एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर द ट्रांसफर ऑफ सच एग्रीकल्चर लैंड। और बाद के 2 सालों के अंदर एक नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेंगे, तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कंडीशन क्या है? 2 years तक एग्रीकल्चर लैंड पर्पस यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करें और 2 साल बाद विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लें तो सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगा। 54D क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग है और गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया है, और जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन कर लिया है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन कब मिलेगा? कि लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने की है उसके बदले में आपने वापस एक लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए परचेज कर ली है तो आपको एग्जम्पशन। कंडीशन क्या है? ट्रांसफर की डेट से पहले प्राय 2 साल तक वो लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप यूज, और अनदर लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट को ट्रांसफर किया है उस डेट के पहले के 2 सालों तक वो लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और उसके बाद के 3 सालों के अंदर जो एक नई लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस आप परचेज कर लेते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो जब 2 साल यूज करके आप सेल कर सकते हैं तो अगेन यहाँ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकती हैं। तो सेक्शन 54D कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आप 2 साल तक यूज करने के बाद नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लेते 3 साल के अंदर तो सेक्शन 54D में एग्जम्पशन मिलेगा। कंडीशन क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने आपकी लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते थे कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया है तो आपको सेक्शन 54D में एग्जम्पशन मिल जाएगा। 54EC देखिए 54EC इन्वेस्टमेंट की बात करता है और इसके अंदर ये पहले जनरल हुआ करता था, लेकिन असेसमेंट 1920 से ये केवल लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल हुआ है। यानी कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल की और उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर से अंदर अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। सेक्शन 54EC क्या कहता है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज बीन अराइजन on transfer of land and building and such consideration has been invested in a specified securities, then you are entitled to get rebate deduction under section 54EC. Like the condition is that you have to invest within 6 months from date of transfer. If you have been invested within 6 months, then you are entitled, and the investment must be made in the specified securities. The securities are specified the central government, और आज की डेट में जो है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इन दोनों के अंदर यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो 5 years बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड में यदि जो आप पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो सेक्शन 54EC में एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 54EC कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, ट्रांसफर जो पैसा आया है वो कंसिडरेशन आया है दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड विद इन द 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। यदि कंडीशन पूरी होती है और इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आज की डेट में गवर्नमेंट ने 2 सिक्योरिटी आइडेंटिफाई कर रखी है, डिक्लेयर कर रखी है, 5 years बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रोडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो, और LTCG जो आपको गेन हुआ विच इज लेस।
तो इनमें भी यही है, एग्रीकल्चर में भी ये ध्यान रखें, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना और गेन जो कम है उसका एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक सीलिंग लगा रखी है और सीलिंग कहती है 50 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये 54 EC हो गया। तो 54 EC में लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से आपको गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए, और उस गेन को जो पैसा आया सेल करने से जो कंसिडरेशन आया दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, वो इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 2 सिक्योरिटी स्पेसिफाइड कर रखी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, इनमें आप इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और LTCG विच इज लेस वुड बी डिडक्टेबल, और 5 साल का बॉन्ड होना चाहिए। और तो ये आपके केस में, और इसको अगले 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल है और यहां पर भी एप्लीकेबल, यहां पर भी एप्लीकेबल है। यानी जो भी नई एसेट आप एक्वायर्ड कर रहे हैं, 54B में आपने नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज की होगी, 54B में आपने लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज की होगी, 54EC में आपने नया बॉन्ड्स परचेज किए, ये कभी भी खरीदने के 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। यदि ट्रांसफर कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आई 54E। 54E इज मोरलेस, EE इज मोरलेस 54EC, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक मेजर फर्क जो है वो है कि 54EC इज एप्लीकेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, बट 54EE इज एप्लीकेबल टू एनी लॉन्ग टर्म एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट has been sold during the previous year and the consideration has been invested in a specified securities, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। यहां भी 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहां भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में ही एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए है, तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है। और तो उस केस में 50 लाख की लिमिट यहां पर भी है, और इन्वेस्टमेंट और LTC दोनों से कम हो वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, और यहां पर भी लिमिट 50 लाख की है। दोनों में सेम कंडीशंस आर एप्लीकेबल। कंडीशन क्या है, केवल फर्क क्या है, ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, ये एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए यूज होता है। अब आइए 54F। 54A इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिडक्शन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। 54F में क्या होता है कि इफ एनी कैपिटल एसेट as any long-term capital asset other than residential house has been sold during the previous year and such consideration has been invested in residential house, then you are entitled to get rebate under section 54F. Any long-term capital asset other than residential house has been sold and consideration received from selling of such assets have been invested in the residential house, then 54F रिडक्शन मिलेगा। यानी रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी एसेट, वो गोल्ड हो सकता है, वो प्लॉट हो सकता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, वो आप शेयर हो सकते हैं, इनको बेचा और बेचने जो पैसा आया उसको रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया तो सेक्शन 54F अट्रैक्ट होगा। रेजिडेंशियल हाउस के अलावा मकान होना चाहिए, उससे आप सेल करेंगे और उससे जो पैसा आया है उसको आपने रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया तो सेक्शन 54F में डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन इसमें भी वही है जो सेक्शन 54 में था। देखिए 54 में कब एप्लीकेबल होता है, रेजिडेंशियल हाउस बेच करके नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल होता है। और 54F कब लगता है कि रेजिडेंशियल हाउस के अलावा, यानी आपने गोल्ड है, शेयर है, प्लॉट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, इसको सेल किया और जो पैसा आया वो पैसा इन्वेस्ट किया आपने रेजिडेंशियल हाउस के अंदर तो सेक्शन 54 में एप्लीकेबल डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वही ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले या बाद के 2 सालों के अंदर नया मकान परचेज कर लिया हो, या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर नया मकान कंस्ट्रक्ट करा लिया हो। तो जो ये कंडीशन आपने पूरी कर ली तो आपको रेजिडेंशियल हाउस 54F के अंदर डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर भी ट्रांसफर्ड एसेट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ट्रांसफर्ड एसेट के 1 साल पहले या बाद के 2 सालों के अंदर आपने नई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया हो, या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर विद इन 3 ईयर्स आपने नया मकान परचेज कर लिया हो, और रहने का एक ही मकान आपके पास होना चाहिए। एक से ज्यादा मकान है तो 54F रिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी पहले से एक मकान है और एक मकान और परचेज करें, 2 मकान अब तक 54F को इंक्लूड करते हुए 2 मकान आपके पास हो सकते हैं। और वो जो नया मकान परचेज करेंगे वो मकान भी इंडिया में होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए। इफ दीज कंडीशन सेटिस्फाइड तो 54F रिडक्शन मिलेगा। और 54F में क्या कहता है, और इसमें वही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी आल्सो एप्लीकेबल,
कि यदि आपने कैपिटल गेन अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया और नया मकान नहीं खरीद पाए तो भी आपको एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहां एग्जाम्पशन जो मिलेगा वो मिलेगा प्रोपोर्शनल अमाउंट। अब देखिए कैसे, यानी मैंने गोल्ड बेचा और गोल्ड बेचने से 10 लाख रुपए आए मेरे पास और उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया मैंने 7 लाख रुपए, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 3 लाख रुपए। अब जो मैं नया रेजिडेंशियल हाउस परचेस करता हूं वो मैंने परचेस किया 7 लाख रुपए का। द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज 7 लाख। पुराना गोल्ड जो बेचा उसका पैसा आया, सेल कंसिडरेशन आया 10 लाख, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 7 लाख, तो मुझे गेन कितना हुआ 3 लाख। अब मैंने 10 लाख जो कंसिडरेशन आया इसका मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 7 लाख इन्वेस्ट किया, यानी 70% मैंने इन्वेस्ट किया। जो सेल कंसिडरेशन आ रहा है, जितना परसेंट आपने नया मकान में इन्वेस्ट किया है उतना ही परसेंट का गेन का एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। जैसे 10 लाख का मैंने 70% इन्वेस्ट किया तो 3 लाख का 70%, 2,10,000 का एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यदि 5 लाख का एग्जीक्यूशन में इन्वेस्टमेंट करता तो 50% हो गया, तो 50% हुआ तो 3 लाख का भी 50% कर दीजिए, 1.5 लाख रुपए का एग्जीक्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहां यूं भी कह सकते हैं आप कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो आप यूं कहें कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन सेल कंसिडरेशन, जो आपने माल बेचा, एसेट बेची, नेट सेल कंसिडरेशन इनटू LTCG, ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, एक ही बात है। और नेट कंसिडरेशन का ध्यान रखें कि सेल में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद नेट कंसिडरेशन आता है। 10 लाख में से मान लीजिए यदि आपके 50,000 का एक्सपेंसेस भी हो गया तो 9,50,000 का प्रोपोर्शनल निकालेंगे। तो सिंपल लॉजिक ध्यान रखें, जितना सेल किया, सेल का जितना परसेंट मार्केट में इन्वेस्ट किया उतना इन्वेस्टमेंट का ही आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा, वो सेक्शन 54F में मिल जाएगा। तो यहां प्रोपोर्शनल, लेकिन इन सब सेक्शन में क्या था, इन सब सेक्शन में क्या था, कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट और गेन, जो दोनों में से कम है उसका एग्जीक्यूशन मिलता है। लेकिन 54F में ऐसा नहीं है। 54F में क्या है, सेल अमाउंट का कितना परसेंट, सेल अमाउंट का कितना परसेंट नए मकान खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया, जितना परसेंट इन्वेस्ट किया उतना एग्जीक्यूशन मिलेगा। यदि 100% से ज्यादा कर दिया तो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल कुड बी एग्जम्प्टेड। उससे कम किया है, 80% किया है तो 80% का एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, 70 किया 70 का मिल जाएगा। ये 54F में। और जो नया मकान आप परचेज कर रहे हो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। 54G आइए, 54G कब लगता है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू अदर एरियाज। यदि अर्बन एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसको आपने शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, उसके लिए गेन हुआ, आपने सेल किया और नए एसेट परचेज कर लिए, तो आपको नया जो एसेट परचेज करेंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज करेंगे, तो वही ध्यान रखें कि ट्रांसफर की डेट के 1 साल पहले या बाद के 3 सालों के अंदर वो नया सेटअप तैयार हो जाना चाहिए। यदि कंडीशन पूरी होती है तो 54G में एग्जीक्यूशन मिलता है। और 54G में एग्जीक्यूशन, और 54G ये ट्रांसफर, ये तो अर्बन एरिया की बात करता है, ये कार्य करता है ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर कर दिया तो आपको एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। कंडीशन वही है। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको एग्जीक्यूशन बता दी इन सेक्शन के अंदर, तो 2 तरह के एग्जीक्यूशन अवेलेबल होंगे, एक तो विदाउट इन्वेस्टमेंट और एक विद इन्वेस्टमेंट। तो उन दोनों ही केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सेल करें, ऐसा नहीं जैसे ये कह रहा है सेक्शन 54B कहता है कि 2 सालों के अंदर नई एग्रीकल्चर लैंड परचेस करनी होगी। अब आप 2 साल और 2 दिन बाद परचेस करते हैं तो आपका पूरा मंतव्य खत्म हो जाएगा। तो आप टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, डेट्स का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सब में डेट है। तो 54E में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 6 महीने की डेट है कि ट्रांसफर की डेट के 6 महीने में इन्वेस्ट करना होगा। 6 महीने नहीं किया तो गेन पूरा एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने मैंने गोल्ड बेचा, गोल्ड बेचने से 5 करोड़ का बेनिफिट हुआ और मैं 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना था, मैं करना चाह रहा था लेकिन टाइम निकल गया और नहीं कर पाया। तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो विद इन लिमिट यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा। अब देखिए टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है, यहां एक और बात समझिए। इन सब सेक्शन के अंदर आपने सुना होगा कि जो भी नई एसेट एक्वायर्ड करते हैं वो 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ट्रांसफर अप टू 3 इयर्स। सेक्शन 54 में नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया, 54 में बी में आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की, 54D के अंदर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, नई लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेज की।
54EC में लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची और सिक्योरिटीज परचेज किए, तो ये जो, और 54A में सिक्योरिटीज परचेज की, 54A में नए रेजिडेंस परचेज किया, इसमें नई इंडस्ट्रियल टेकिंग परचेज की, और इसमें ये भी इंडस्ट्रियल टेकिंग सेज में ट्रांसफर किया। तो इन सब में जो नई एसेट एक्वायर्ड की है वो 3 साल तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यदि 3 साल में ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर तो टैक्स प्लानिंग का पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें कि इसको ट्रांसफर नहीं करना है। यदि ट्रांसफर कर दिया तो टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी। और नंबर 2, अब ट्रांसफर करना भी पड़ रहा है तो हम कैसे टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब यदि आप पहली बात तो है ट्रांसफर नहीं करें, 3 साल वेट करें, 3 साल वेट करने के बाद सेल करें। लेकिन यदि बिफोर 3 इयर्स आप बेचना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से 2 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, और उस केस में आप अपने टैक्स लायबिलिटी को भी सेव कर सकते हैं। यदि ट्रांसफर करना ही है तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि ट्राई टू ट्रांसफर द एसेट अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 के अंदर कहा गया है कि देयर इज नो ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, यानी कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल गेन के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, और जब ट्रांसफर नहीं माना जाता है तो आप उस केस के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन अंडर सेक्शन 47 कहता है कि दे आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर अंडर द गिफ्ट और विल तो ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो ट्रांसफरर इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। जैसे मैं अपने बेटे को गिफ्ट दे देता हूं या अपने बेटे को विल में वसीयत में लिख करके उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता हूं, तो 3 साल से पहले भी ट्रांसफर करूंगा तो ट्रांसफर ही नहीं है। जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन के सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे, और वो कैपिटल गेन सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा तो आपको वो टैक्स नहीं देना होगा सेक्शन। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ द HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यदि 3 साल के अंदर भी ट्रांसफर कर देगी तो भी उसका कोई एग्जम्पशन, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं अरेज नहीं होगी। इसी तरह से होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का ट्रांजैक्शन होता है। होल्डिंग कंपनी यदि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी शेयर 51% ज्यादा परचेज कर लेते हैं तो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास 100% सब्सिडी कंपनी है, यानी किसी होल्डिंग कंपनी का 100% सब्सिडी है, तो होल्डिंग कंपनी यदि सब्सिडी कंपनी को ट्रांसफर करें या सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करें, बस शर्त 100% होना चाहिए, तो विद इन 3 इयर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई एग्जम्पशन नहीं होता है। इसके अलावा अमलगमेशन स्कीम के अंदर यदि 2 कंपनी आपस में मिल रही है अमलगमेशन स्कीम के तहत तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा और आपको कोई टैक्स लायबिलिटी। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स आर गिवन अंडर सेक्शन 47। तो 47 का बेनिफिट लेकर के हम विद इन 3 इयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इनमें जितना भी आपको एसेट, नई एसेट जो एक्वायर्ड की है वो 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करें, और यदि करने की जरूरत भी पड़े तो पहला पॉइंट ध्यान रखें कि सेक्शन 47 में ट्रांसफर करने का प्रयास करिए। दूसरी बात, एक तरीका और हो सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है, यदि आपकी इमरजेंसी आ गई है, हमें 3 इयर्स के पहले उसको सेल करना है, इन ऑर्डर टू मीट आउट द इमरजेंसी, तो उसको सेल करने की बजाय आप लोन ले लें, यानी उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख करके बैंक के पास या किसी को मॉर्गेज रख करके आप लोन ले लें, और लोन ले लेंगे 12%, 12%, और आज के सीनियर में तो लोन की और कम है। तो मैं यदि लोन लेता हूं तो मुझे टैक्स देना, सॉरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%, और यदि लोन नहीं लेता हूं और सेल करता हूं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया तो मेरी 10, 20 और 30% के रेंज में आ जाऊंगा। यदि 30% की रेंज में आ गया तो उस केस में प्रॉब्लम है, और 10% की रेंज में है तो फिर आप कंपेयर करना होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो बेहतर है कि यदि इसको बेचना भी पड़े तो बेचना पड़ रहा है तो बेचने की बजाय आप क्या ले, लोन ले लेना चाहिए, वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख दें और उसके अगेंस्ट लोन ले लें, तो आप एग्जम्पशन से बच सकते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर आज हमने आपको 2 बातें आपसे हमने की, एक तो कौन कौन से एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं और कौन कौन से सेक्शंस में अवेलेबल है, वो हमने हमसे बात की। तो उनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन के अंदर, और दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नेचर ऑफ एसेट जो आप खरीदते हैं वो कौन सी है, कि कौन सी एसेट खरीदने पर कौन सा एग्जम्पशन आपको मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जो हमने बताया, इन सब केस में जो भी नई एसेट एक्वायर्ड करते हैं वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। यदि 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दी तो पहले जो एग्जम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा, और विड्रॉ होकर के आपको फिर उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आया तो आपको रेगुलर रेट से या जो भी कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। और
चाहे वो 111(1) भी हो सकता है जिसमें टैक्स रेट आपकी 15% भी हो सकती है, लेकिन आपको टैक्स तो देना ही होगा। तो उस केस के अंदर आप बेहतर है कि 3 साल तक उसको नहीं बेचो। 3 बातें ध्यान रखें, ट्राई करें 3 साल तक नहीं बिकें, अपने पास रखें। यदि इमरजेंसी है, बेचना भी पड़ रहा है, तो 2 सिचुएशन आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। ट्रांसफर करें 47 के तहत, जो 47 इंसिडेंट्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने के प्रयास करिए। और यदि दूसरी बात, यदि आप नहीं बेचें और उसको लोन ले लें, यानी किसी को गिरवी रख करके लोन लेकर अपनी इमरजेंसी को पूरा कर सकते हैं, तो ये आप इस तरीकों से आप अपनी टैक्स प्लानिंग को कम कर सकते हैं। अब ये टैक्स प्लानिंग कैपिटल गेन का एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट रह गया है, सेक्शन 50, जिसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।